हाय वेलकम बैक। तो एपिसोड के शुरुआत में हम सियोंजो नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर थी, जो कि अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। तभी एक लैंडलॉर्ड उसे एक घर दिखाता है जो कि काफी ज्यादा शांति से भरा था, जिसके आसपास में शांति थी जो कि सियोंजो को चाहिए था। भले ही वो एजेंट उसे काफी रेजिस्ट करता है, लेकिन सियोंजो फिर भी घर को अच्छे तरीके से देखती है, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करती है। तभी वो ये डिसीजन लेना चाहती थी। फॉर्चुनेटली घर काफ़ी शांत और अच्छा था। तभी वो एक दरवाज़ा देखती है जो बंद था। एजेंट उसे कहता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए दरवाज़ा बंद है। इसी की वजह से उसे यहाँ रहने के लिए डिस्काउंट मिल रहा है। इस सुन के संजू को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फाइनली वो ये घर खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसने उस घर के अंदर सारे सामान को अरेंज कर दिया था और साफ सफाई भी कर दी थी। हाँ, वो हर काम अपने हिसाब से करती है, चीजों को अच्छे से अपने हिसाब के साथ रखती है। फाइनली घर को साफ सुथरा बना देती है। अभी वो अपने आप ही मिरर लगाने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे चोट भी लग जाती है। अभी मिरर लगाते ही उसकी नजर उस दरवाजे की तरफ पड़ती है जिसको लैंडलॉर्ड ने खोलने से मना किया था। वो अचानक से कुछ सोचने लग जाती है। तभी वो इस दरवाजे को एक पर्दे के साथ ढक देती है ताकि उसका ध्यान उस गेट पर ना जाए। फिर वो नहाकर बाहर आती है तो देखती है लाइट फिर से ऑफ हो जाती है। इसी दौरान हम एक लड़के को उस घर के बाहर देखते हैं जिसका नाम चिवोंग होता है। वो इस अंधेरी गली के पास से गुजरा होता है और उसे इस अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। अपनी डर को भगाने के लिए वो जोर जोर से गाना गाने लगता है। तो गाने का नाम होता है छैया छैया। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और जोर से गाने लगता है छैया छैया और भागने लगता है। जिस चीज को देखकर सियोंग यहाँ पे परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपना काम कर रही थी और वो कहने लगती है कि यहाँ इतनी भी शांति नहीं है। अब उसे उस एजेंट पर भी बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने कहा था कि इस घर के आसपास बहुत ही शांति है और वो अपना काम आसानी से कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है ह्योंजू की तरफ। वो भागकर लाइट शॉप के सामने तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे देखता ही रहता है और देखकर वापस आ जाता है, जिससे कि मॉर्निंग नोटिस करता है। अभी हम ह्योंजू को देखते हैं कि उसके पीछे की परछाई बढ़ने लगती है और अचानक से वहाँ पे लाइट चली जाती है। तभी हम उसके पीछे एक भयानक आकृति को देखते हैं जो कि असल में ह्योंजू को ही देख रही होती है और अचानक से बल्ब के भी फिलामेंट्स टूट गए थे। तभी अगले दिन हम जियोंग को देखते हैं जो कि फिर से उसी रास्ते से जा रहा था और फिर वो और जोर लगा के छैया छैया गाने लग जाता है उस रास्ते को क्रॉस करने के लिए। तभी ह्योंजू यहाँ पे पढ़ रही होती है और ये गाना सुनकर उसे फिर से गुस्सा आ जाता है कि तभी वापस से उसके घर की लाइट चली जाती है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसे काफी अजीब लग रहा था। वो जाकर घर के फ्यूज को चेक करती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो समझती है कि ये जगह पुरानी है, इसलिए इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन तब हम उसकी खिड़की के सामने वही डरावनी आकृति को दोबारा देखते हैं जो कि उसे देख रही होती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ डॉक्टर्स मिलकर एक पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं, पर उन्हें उसकी हालत देखकर नहीं लग रहा होता कि वो जिंदा बचेगा और वो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की भी बात करते हैं, क्योंकि पेशेंट की विल पावर पर ही डिपेंड करता था कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। अभी वहाँ पे करीब पे एक पेशेंट बड़बड़ाने लगता है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि ये कौन है। नर्स के हिसाब से ये पेशेंट एक अल्कोहलिक था। डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसे बाकी पेशेंट से दूर रखना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर ये लाइफ सपोर्ट वाले पेशेंट के घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ डॉक्टर्स उन्हें एक खबर देने आते हैं उस आदमी के बचने के चांस बहुत ज्यादा कम है। पर किसी भी नर्स की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पूरी खबर उस परिवार को जाकर दे। पर अब हिम्मत जुटाकर डॉक्टर्स और बाकी नर्सेस आते हैं और उस परिवार को ये खबर देते हैं। वहाँ पर वो उसके परिवार की लेडी जिसका नाम मिनहुक होता है उसे ये बता देते हैं कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएगा। सुनने के बाद जिनहुक तो पूरी तरह भड़क जाती है, रोने लग जाती है। तब डॉक्टर यहाँ पर साफ समझाते हैं कि उनकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि वो जीना चाहता है या नहीं। अब उस जगह पर हम और पेशेंट के परिवार वालों को भी देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि हाल ही में यहाँ पे बस एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग घायल हुए थे और ये आधे घर वाले उन्हीं लोगों के हैं। कुछ लोगों की इस एक्सीडेंट में जान जा चुकी है और कुछ लोग अभी कोमा में हैं। इसी दौरान हम नर्स ह्योंजू को देखते हैं जो कि उसके परिवार वालों को देखकर बहुत परेशान हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है ह्योंजू पे जो अपने बाल ड्राई कर रही थी, लेकिन वो कुछ नोटिस करती है पर वो इसे इग्नोर कर देती है। अभी हम यहाँ ह्योंजू को देखते हैं जो फिर से इसी रास्ते पे जा रहा था और जोर जोर से गाना गाकर जा रहा था। ह्योंजू यहाँ पे फिर से अपना स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रही थी और लाइट यहाँ पे फिर से चली जाती है। अभी उसका ध्यान उसी दरवाजे पे पड़ता है जिसके अंदर से लाइट आ रही थी।
इसी दौरान हम एक परछाई को भी देखते हैं जो उसकी तरफ देख रही थी। सेओनजी उस दरवाजे को देखने के लिए उसके अंदर जाती है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि उसने वहाँ पे क्या देखा। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में योंगी की तरफ, जो वॉशरूम जाती है और वहाँ पे वो कुछ सोचने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसे बाहर एक लेडी की आवाज आती है जो कि उसे पूछने लग जाती है कि अगर किसी पेशेंट का जिंदा रहना उसकी विल पावर पे डिपेंड करता है तो डॉक्टर्स का क्या काम है। उस लेडी की आवाज से गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अब योंजी जो खुद एक नर्स है वो ये सारी बातें खुद भी जानना चाहती थी। तभी हम एक बात जान पाते हैं कि असल में एक समय पर खुद योंजी का भी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। जब उसके बचने के चांसेस नहीं थे तो उसकी माँ को कैसा फील हुआ होगा। तभी वो लेडी अचानक से उसके सामने आ जाती है। ये लेडी कोई और नहीं होती बल्कि हाइवन होती है जिसे हमने पहले सीन में लाइट शॉप में देखा था। वो योंजी को एक धमकी देती है। वो कहती है कि उन लोगों को उसे बचाना ही होगा। ये सुनकर योंजी काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और वॉशरूम में ही बैठी रहती है। तभी वहाँ पर एक साफ सफाई करने वाली लेडी आ जाती है। रवि के लिए योंजी वहाँ पर नॉर्मल होती है और जो भी हुआ था उसे सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी फिर से सीन योंजी पे शिफ्ट होता है जहाँ वो उस कमरे में उस बल्ब को देखती है और उसे उतार देती है। यहाँ पर शिफ्ट जोंग की तरफ होता है जो कि यहाँ सेओनजू के घर से बाहर से गुजर रहा था और चिल्ला चिल्ला कर छैया छैया गा रहा था और वो यहाँ बल्ब बुझने से और भी ज्यादा डर जाता है। अब इतने में ही फ्रस्ट्रेशन की वजह से सेओनजी ने उससे पूछ ही लिया कि एक तो तुम छैया छैया गा रहे हो और वो भी इतनी बेकार आवाज में। पर पता नहीं जैसे ही सेओन की नजर सोने पर पड़ती है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब उसी दौरान हम उस बल्ब को देखते हैं कि जिसकी लाइट वापस चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उस बल्ब को ऑन रखने की कोशिश कर रही हो। अब नेक्स्ट सीन हाई स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ पे क्लास ओवर होने वाली थी। भी सारे बच्चे घर जाने लगते हैं लेकिन उसी दौरान उनके एक दोस्त क्लास के अंदर ही सो गई थी जिसे बाकी सब उसे नहीं उठाते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन योंजू को ये सही नहीं लगता, वो उसे उठाने लगती है। वो जानती थी कि रात में जाने के लिए कितना डर लगता है। वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो मना कर देती है। इसके लिए वो अकेले ही जाने लगती है। वो यहाँ पर वॉन योंग की फ्लैशलाइट लेकर उसकी लाइट शॉप पर ही जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसको हाईबोन वहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए योंजू उसके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर कर लेती है। जल्दी ही उसके साथ चलते ही उसको समझ आ जाता है कि वो एक स्ट्रेंजर है, इसलिए वो थोड़ा सा घबराने ही लगती है। तभी उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। योंजू को यहाँ वॉन योंग के शब्द याद आते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर दिखे तो भाग जाना। तभी वो अनजान बनकर भागने की कोशिश करती है और वॉन योंग का नाम चिल्लाती है जिसे कि लाइट शॉप में बैठा हुआ वॉन योंग सुन लेता है और उसके पीछे जाता है। योंजू वॉन योंग के पीछे जाकर छुप जाती है। वॉन योंग उसे कहता है कि तुम घर जाओ अपनी माँ के पास। और जब हाई वॉन उसके पास आने लगती है तो वो उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखों से चश्मा हटाता है, जिसे देखते ही हाईवन की बॉडी सही हो जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी स्कूल के अंदर उस लड़की की आँख खुलती है तो वो देखती है बहुत अंधेरा हो चुका था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो एक लड़की को अपने सामने देखती है जो उसे कहती है कि तुमने भी उसे देखा था। इन शिफ्ट होता है सेओनजू की तरफ। उसकी छत से खून टपक रहा था जिसकी वजह से वो यहाँ पर उठ जाती है। वहीं बाहर जियोंग की मुलाकात यहाँ पर जियोंग से होती है। दोनों ही लाइट शॉप की तरफ जा रहे होते हैं इसलिए वो दोनों ही साथ में चल देते हैं। वहीं सेओनजू अब उठती है और टॉर्च को ढूंढने लगती है जिसको जलाकर वो नहाने के लिए जाती है। उसके सर से ऊपर से हम किसी औरत के बालों को आते हुए देखते हैं। तभी सेओनजू यहाँ पर नीचे किसी के टूटे हुए बाल देखती है जो कि बहुत सारे थे, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसको ये बात समझ में आ जाती है कि वो यहाँ पे अकेली नहीं है, यहाँ पे कोई और भी है। इन टाइम पर जियोंग और जियोंग दोनों उसके घर के बाहर से गुजर रहे थे। तभी जियोंग उसे उस दिन की बात बताता है कि वो उस दिन सेओनजू से नहीं उसके पीछे की आत्मा को देखकर वहाँ से भाग गया था। ये जानकर जियोंग कोई खास रिएक्शन तो नहीं देती। अब घर के अंदर सेओनजू को भी हाईबोन दिखाई देने लग गई थी। उसे इस बात का अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि वो इस घर में अकेली नहीं है, कोई और भी है उसके साथ। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका नाम हाईबोन है। वो इसे एंटीट्यूड या एड्रेस कर रही थी। अब इनकी बातों के दौरान जियोंग उस घर के अंदर जाने लगती है, जिसे जियोंग रोकता है और गिर जाता है। तभी वो उसके हाथों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो कहती है इसमें कौन सी नई बात है, तुम अपने पैर देखो, तुम भी मेरे जैसे हो। वो ये चीज देखकर बहुत ही डर जाता है और भागने लगता है।
तभी हम यहाँ स्योंजू को देखते हैं जो खुद भी बहुत डरी थी और उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और रो रहे थे और बहुत ही हेल्पलेस थे। सीन यहाँ शिफ्ट होता है लाइट शॉप में वापस, जहाँ पर ह्योंजू आती है और वो कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ बल्ब को देखने लग जाती है। उसके पास उसका टैची भी था। तभी वो यहाँ पे वन यंग को देखती है। वन यंग उससे कुछ पूछता है। इसी दौरान वहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है। वो वन यंग से कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। इसी के बाद ये पार्ट 2 खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।